में प्रधानमंत्री के निवास स्थान पर श्रीमती गांधी की हत्या करने की कोशिश की गई। उन्हें तुरंत ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेस ले जाया गया। भुवनेश्वर से इंदिरा गांधी की कई यादें जुड़ी हुई हैं और इनमें से अधिकतर यादें सुखद नहीं हैं। इसी शहर में उनके पिता जवाहरलाल नेहरू पहली बार गंभीर रूप से बीमार पड़े थे, जिसकी वजह से मई 1964 में उनकी मौत हो गई थी। और इसी शहर में 1967 के चुनाव प्रचार के दौरान इंदिरा गांधी पर एक पत्थर फेंका गया था, जिससे उनकी नाक की हड्डी टूट गई थी। भुवनेश्वर वही शहर है जहां इंदिरा गांधी ने अपने जीवन का आखिरी चुनावी भाषण दिया था। इंदिरा गांधी बोली, मैं आज यहाँ हूँ, कल शायद यहाँ ना रहूं, मुझे चिंता नहीं है, मैं रहूं या ना रहूं। मेरा लंबा जीवन रहा है और मुझे इस बात का गर्व है कि मैंने अपना पूरा जीवन अपने लोगों की सेवा में बिताया है। मैं आखिरी सांस तक ऐसा करती रहूंगी और जब भी मैं मरूं तो मेरे खून का एक एक कतरा भारत को मजबूत करने में लगेगा। कभी कभी नियति शब्दों में ढलकर आने वाले दिनों का इशारा करती है। जब इंदिरा गांधी भाषण देकर राजभवन पहुंची तो राज्यपाल विशंबरनाथ पांडे ने कहा, आपने हिंसक मौत का जिक्र करते हुए मुझे हिला कर रख दिया। इसमें इंदिरा गांधी ने जवाब दिया, वो ईमानदार और तत्परक बात कह रही थी। उस रात इंदिरा गांधी जब दिल्ली वापस लौटी तो काफी थक गई थी। उस रात वो बहुत कम सो पाई। सामने के कमरे में सो रही इंदिरा गांधी जब सुबह 4 बजे दमे की दवाई लेने के लिए उठकर बाथरूम गई तो इंदिरा गांधी उस समय जग रही थी। सोनिया गांधी अपनी किताब राजीव में लिखती हैं कि इंदिरा गांधी भी उनके पीछे पीछे बाथरूम में आ गई और दवा खोजने में उनकी मदद करने लगी। वे ये भी बोली कि तुम्हारी अगर तबीयत फिर से बिगड़े तो मुझे आवाज़ दे देना, मैं जग रही हूँ। इंदिरा गांधी सुबह 7:30 बजे तैयार हो चुकी थी। उस दिन उन्होंने केसरिया रंग की साड़ी पहनी थी जिसका बॉर्डर काला था। उनका पहला अपॉइंटमेंट पीटर उस्तिनोवा के साथ था जो उन पर एक डॉक्यूमेंट्री बना रहे थे। एक दिन पहले उड़ीसा दौरे पर भी वो उनको शूट कर रहे थे। दोपहर में उन्हें ब्रिटेन के पूर्व प्रधानमंत्री जेम कैलिघन और मिजोरम के एक नेता से मिलना था। शाम को वो ब्रिटेन की राजकुमारी एन को भोज देने वाली थी। उस दिन नाश्ते में उन्होंने 2 टोस्ट, ताजे संतरे का रस और अंडे लिए। नाश्ते के बाद जब मेकअप मैन उनके चेहरे पर पाउडर और ब्लशर लगा रहे थे तो उनके डॉक्टर केपी माथुर वहां पहुंच गए। वो रोज उसी समय उन्हें देखने पहुंचते थे। उन्होंने डॉक्टर माथुर को अंदर बुला लिया और दोनों बातें करने लगे। उन्होंने अमेरिकी राष्ट्रपति रोनाल्ड रीगन के ज़रूरत से ज़्यादा मेकअप करने और उनके 80 साल की उम्र में काले बाल होने के बारे में मजाक भी किया। 9:10 पर इंदिरा गांधी बाहर आई। खुशनुमा धूप खिली थी। धूप से बचाने के लिए सिपाही नारायण सिंह उनके बगल में छाता लिए चल रहे थे। उनके पीछे कुछ कदम पर थे आर.के. धवन और उनके पीछे थे इंदिरा गांधी के निजी सेवक नाथूराम। सबसे पीछे थे उनके निजी सुरक्षा अधिकारी सब इंस्पेक्टर रामेश्वर दयाल। इसी बीच एक कर्मचारी एक टी सेट लेकर सामने से गुजरा जिसमें उस्तिनोवा को चाय सर्व की जानी थी। इंदिरा गांधी ने उसे बुलाकर कहा कि उस्तिनोवा के लिए दूसरा टी सेट निकाला जाए। जब इंदिरा गांधी एक अकबर रोड को जोड़ने वाले विकेट गेट पर पहुंची तो वे धवन से बात कर रही थी। धवन उन्हें बता रहे थे कि उनके निर्देश अनुसार यमन के दौरे पर गए राष्ट्रपति ज्ञानी जैल सिंह को संदेश भिजवा दिया गया है कि वो दिल्ली 7 बजे लैंड कर जाए और उन्हें पालम एयरपोर्ट से रिसीव करने के बाद इंदिरा गांधी ब्रिटेन की राजकुमारी एन को दिए गए भोज में शामिल हो सके। अचानक वहां तैनात सुरक्षाकर्मी बेअंत सिंह ने अपनी रिवॉल्वर निकालकर इंदिरा गांधी पर फायर किया। गोली उनके पेट पर लगी। इंदिरा गांधी ने चेहरा बचाने के लिए अपना दाहिना हाथ उठाया, लेकिन तभी बेअंत ने बिल्कुल पॉइंट ब्लैंक रेंज से 2 और फायर किए। ये गोलियां उनकी बगल, सीने और कमर में घुस गईं।
वहां से 5 फुट की दूरी पर सतवंत सिंह अपनी टॉमसन ऑटोमेटिक कार्बाइन के साथ खड़ा था। इंदिरा गांधी को गिरते हुए देखकर वे इतनी दहशत में आ गया कि अपनी जगह से हिला तक नहीं। तभी बेअंत ने उसे चिल्लाकर कहा, गोली चलाओ। सतवंत ने तुरंत अपनी ऑटोमेटिक कार्बाइन से सभी 25 गोलियां इंदिरा गांधी के शरीर के अंदर डाल दी। बेअंत सिंह का फायर हुए 25 सेकंड बीत चुके थे और वहां तैनात सुरक्षा बलों की ओर से कोई प्रतिक्रिया नहीं आई थी। तभी सतवंत फायर कर ही रहा था कि सबसे पहले सबसे पीछे चल रहे रामेश्वर दयाल ने आगे दौड़ना शुरू किया, लेकिन वो इंदिरा गांधी तक पहुंच पाते सतवंत के द्वारा चलाई गई गोलियां उनके जांघों और पैरों में लग गई और वे वहीं ढेर हो गई। इंदिरा गांधी के सहायकों ने उनके शत-विशत शरीर को देखकर एक दूसरे को आदेश देना शुरू किया। एक अकबर रोड से एक पुलिस ऑफिसर दिनेश कुमार भट्ट ये देखने के लिए बाहर आए कि ये कैसा शोर मचा है। उसी समय बेअंत सिंह और सतवंत सिंह दोनों ने अपने हथियार नीचे डाल दिए। बेअंत सिंह ने कहा, हमें जो कुछ करना था हमने कर दिया, अब तुम्हें जो कुछ करना है तुम कर लो। तभी नारायण सिंह ने आगे कूदकर बेअंत सिंह को जमीन पर पटक दिया। पास के गार्ड रूम से आईटीबीपी के जवान दौड़ते हुए आए और उन्होंने सतवंत सिंह को अपने घेरे में ले लिया। हालांकि वहां हर समय एक एम्बुलेंस खड़ी रहती थी, लेकिन उस दिन उसका ड्राइवर वहां नहीं था। इतने में इंदिरा गांधी के राजनीतिक सलाहकार माखनलाल फतेहदार ने चिल्लाकर कार निकालने के लिए कहा। इंदिरा गांधी को जमीन से आर.के. धवन और सुरक्षाकर्मी दिनेश भट्ट ने उठाकर सफेद एम्बेसडर कार की पिछली सीट पर रखा। आगे की सीट पर धवन, फतेहदार और ड्राइवर बैठे थे। जैसे ही कार चलने लगी, सोनिया गांधी नंगे पांव अपने ड्रेसिंग गाउन में मम्मी मम्मी चिल्लाते हुए भागती हुई आई। इंदिरा गांधी की हालत देखकर वो उसी हाल में कार की पीछे की सीट पर बैठ गई। उन्होंने खून से लथपथ इंदिरा गांधी का सर अपनी गोद में ले लिया। कार बहुत तेजी से एम्स की तरफ बढ़ी। 4 किलोमीटर के सफर के दौरान कोई भी कुछ नहीं बोला। सोनिया का गाउन इंदिरा के खून से भीग चुका था। कार 9:32 पर एम्स पहुंची। वहां इंदिरा गांधी के ब्लड ग्रुप ORH नेगेटिव का पर्याप्त स्टॉक था, लेकिन एक सफदरजंग रोड से किसी ने भी एम्स को फोन कर नहीं बताया था कि इंदिरा गांधी को गंभीर रूप में घायल अवस्था में वहां लाया जा रहा है। इमरजेंसी वार्ड का गेट खोलने और इंदिरा गांधी को कार से उतारने में 3 मिनट लग गए। वहां पर एक स्ट्रेचर भी मौजूद नहीं था। किसी तरह एक पहिए वाले स्ट्रेचर का इंतजाम किया गया। जब इंदिरा गांधी को कार से उतारा गया तो वहां पर तैनात डॉक्टर घबरा गए। उन्होंने तुरंत एम्स के वरिष्ठ कार्डियोलॉजिस्ट को इसकी सूचना दी। मिनटों में वहां डॉक्टर गुलेरिया, डॉक्टर MS कपूर और डॉक्टर S बालाराम पहुंच गए। इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम में इंदिरा गांधी के दिल की मामूली गतिविधि दिखाई दे रही थी, लेकिन नाड़ी में कोई धड़कन नहीं मिल रही थी। उनकी आंखों की पुतलियां फैली हुई थी, जो संकेत था उनके दिमाग को क्षति पहुंची है। एक डॉक्टर ने उनके मुंह के जरिए उनकी सांस की नली में एक ट्यूब घुसाई ताकि फेफड़ों तक ऑक्सीजन पहुंच सके और दिमाग को जिंदा रखा जा सके। इंदिरा गांधी को 80 बोतल खून चढ़ाया गया, जो उनके शरीर की सामान्य खून की मात्रा का 5 गुना था। डॉक्टर गुलेरिया बताते हैं, मुझे तो देखते ही लग गया था कि वो इस दुनिया से जा चुकी हैं। उसके बाद हमने इसकी पुष्टि के लिए ECG किया। फिर मैंने वहां मौजूद स्वास्थ्य मंत्री शंकरानाथ से पूछा कि अब क्या करना है, क्या हम उन्हें मृत घोषित कर दें? उन्होंने कहा नहीं। फिर हम उन्हें ऑपरेशन थिएटर में ले गए। डॉक्टरों ने उनके शरीर को हार्ट एंड लंग्स मशीन से जोड़ दिया, जो उनके रक्त को साफ करने का काम करने लगी और जिसकी वजह से उनके रक्त का तापमान सामान्य 37 डिग्री से घटकर 31 डिग्री हो गया। ये साफ था कि इंदिरा इस दुनिया से जा चुकी थी, लेकिन तब भी उन्हें एम्स की 8वीं मंजिल स्थित ऑपरेशन थिएटर में ले जाया गया। डॉक्टरों ने देखा गोलियों ने उनके लीवर के दाहिने हिस्से को
छन्नी कर दिया था। उनकी बड़ी आंत में कम से कम 12 छेद हो गए थे। उनकी छोटी आंत को भी काफ़ी क्षति पहुंची थी। उनके एक फेफड़े में भी गोली लगी थी और रीढ़ की हड्डी भी गोलियों के असर से टूट गई थी। सिर्फ उनका हृदय सही सलामत था। अपने अंगरक्षकों द्वारा गोली मारे जाने के लगभग 4 घंटे बाद 2:23 पर इंदिरा गांधी को मृत घोषित कर दिया गया, लेकिन सरकारी प्रचार माध्यमों ने इसकी घोषणा शाम 6 बजे तक नहीं की। इंदिरा गांधी की जीवनी लिखने वाले इंद्र मल्होत्रा बताते हैं कि खुफिया एजेंसियों ने आशंका प्रकट की थी कि इंदिरा गांधी पर इस तरह का हमला हो सकता है। उन्होंने सिफारिश की थी कि सभी सिख सुरक्षाकर्मियों को उनके निवास स्थान से हटा लिया जाए। लेकिन जब इंदिरा गांधी के पास ये फाइल पहुंची तो उन्होंने बहुत गुस्से में उस पर 3 शब्द लिखे, आंट वी सेकुलर, क्या हम धर्मनिरपेक्ष नहीं हैं। उसके बाद ये तय किया गया कि एक साथ 2 सिख सुरक्षा कर्मियों को उनके नज़दीक ड्यूटी पर नहीं लगाया जाएगा। 31 अक्टूबर के दिन सतवंत सिंह ने बहाना किया कि उसका पेट खराब है, इसीलिए उसे शौचालय के नजदीक तैनात किया जाए। इस तरह बेअंत और सतवंत सिंह एक साथ तैनात हुए और उन्होंने इंदिरा गांधी से ऑपरेशन ब्लू स्टार का बदला ले लिया। आपको हमारा ये वीडियो कैसा लगा हमें कमेंट कर बताइए। बेल आइकन को दबाकर हमारा चैनल सब्सक्राइब कीजिए। इंडियाज़ 18 ब्यूरो।